मित्तल साहब, यहाँ मौजूद सभी अध्यापकगण और मेरे प्रिय छात्रों, आज बहुत अच्छा मौका है कि भगत सिंह जी के जन्मोत्सव पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज ही के दिन 21 वर्ष पूर्व इस संस्था की नींव पड़ी थी, जिसे कि सुभाष जी ने अपने नेतृत्व में अपनी कार्य क्षमता, व्यवहार और कार्यकुशलता से आगे बढ़ाया और कई ऐसी संस्थाएं और बनाई और शिक्षा देने का, जो कि शिक्षा जो कि समाज का निर्माण करती है, उसकी संस्था है। तो बेहद महत्वपूर्ण आपका रोल है, समाज में किरदार है आपका बेहद महत्वपूर्ण, आपका और आपके संस्था का। इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। आप सभी लोग जीवन के एक बहुत ही सुंदर मोड़ पे हैं। सुंदर इसलिए है कि आप जिस मकाम पर अभी हैं, वहां आपके जीवन की जो स्लेट है, जो कागज है जीवन का, वो खाली है। इसे आप ही अपनी कलम से भरेंगे। आप क्या बनेंगे, आप क्या करेंगे, लोग आपको क्यों याद रखेंगे, ये बात आप खुद तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। इसीलिए आप बड़े सुंदर मकाम पे हैं। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे, 2 साल 3 साल में आपकी कॉलेज पूरी होगी, तो आप एक बड़े ही एक कंफ्यूजन के दौर में रहेंगे। आपको बड़ी निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे, जहां पर आपको निर्णय लेना होगा कि जीवन में आपको करना क्या है और किस तरफ जाना है, कैसा व्यक्ति बनना है आपको कैसा पिता बनना है, कैसा भाई बनना है, कैसा शिष्य बनना है, कैसी आप माता बनेंगी, समाज में आपका क्या किरदार रहेगा, आप कैसे सहकर्मी बनेंगे, लोग आपको कैसे याद रखेंगे। ये कहानी यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपका जीवन जो है ज्यादातर या तो माता पिता की छांव में गुजरा या शिक्षकों के मार्गदर्शन में गुजरा है। जो उन्होंने कहा वो आपने किया, आप उंगली पकड़कर दौड़े हैं अभी तक, और इसके बाद का सफर जो होगा वो आपको अकेले तय करना होगा, और वो बड़ा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता जीवन में करना क्या है और कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, मैं आप सबसे अपना अनुभव साझा करूंगा। मुझे भी करीबन 14 साल हो गए अब कॉलेज पास किए, मेडिकल कॉलेज पास किए, मुझे 14 साल हो गए हैं। 2008 में मैंने अपना मेडिकल कॉलेज पास आउट कर लिया था। लेकिन वो दिन मुझे भी आज बड़े अच्छे से याद है। जब मैं दिल्ली गया था तैयारी करने के लिए यूपीएससी की, तो मेरे सभी दोस्त जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे थे। कोई डॉक्टर के बाद एमडी कर रहा था, कोई एमएस कर रहा था, कोई बच्चों का डॉक्टर बन रहा था, कोई ऑर्थोपेडिक्स में कर रहा था। तो मैं अकेला था जो पूरी लाइन तोड़ के अलग दिशा में गया, और बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो निर्णय लेना आसान होता है, पर कुछ अगर दांव पे लगा हो और आप खोने की स्थिति में हो तो निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु जो इच्छा थी, मुझे लगा, मैं अपने आप को किसी और रूप में देखता ही नहीं था। समस्या ये थी, मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता हूं, डॉक्टर मैं बहुत बेकार बनूंगा, ये मुझे पता था। तो इसीलिए मैंने सब चीजों के खिलाफ जाकर मैंने तैयारी शुरू की। और तब मुझे अच्छे से याद है, कई हमारे साथ में लोग थे, कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए, कुछ पास होने के बाद फिर फेल हो गए। जीवन में जब उतरे, सब कुछ होने के बाद भी वो निराश है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है उन्हें जीवन में करना क्या है। तो सबसे पहले आज रात को जब आप बैठे हैं, 1-2 घंटा रोज रात में बैठा करें, अकेले में अपने से बात किया करें। दूसरे से तो बाद में खोजो, आप पहले अपने को खोजो, अपने से बात करो, आप जीवन में चाहते क्या हो। आप देखोगे, अगर आप सही में देखो, जिंदगी में सबसे ज्यादा बात हम अपने आप से करते हैं। कभी आपने देखा है, मन में बात होती है, कभी सुबह उठते हैं कि आज क्या करना है, आज क्या करना है, अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, पेपर बड़ा टफ आ गया है। आप खुद ही सवाल पूछते हो और खुद ही खुद को समझाते हो कि नहीं नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं घबरा रहा हूं, मैं घबरा रही हूं। तो वो सबसे ज्यादा बात आप अपने से करते हैं। और जिसकी खुद से बात अच्छी नहीं होती है, वो नेगेटिविटी उनमें क्रिएट होती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसीलिए अपने पास बैठा करें, खुद अकेले में बैठ के मोबाइल फोन वगैरह सब बंद करके खुद अपने से बात किया करें, आप जीवन में चाहते क्या है। जब आपको जीवन में समझ में आ जाए करना क्या है, तो आप उसका एक पिक्चर सोचें दिमाग में कि मुझे एक तस्वीर आनी चाहिए दिमाग में। जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, जो कि सबसे बड़े मतलब सबसे प्रसिद्ध लोगों में से है दुनिया के, उन्होंने कहा कि वो बोले कि मैं केवल अपना फोटो सोच रहा था 24 घंटे कि मैं ऐसा बॉडी बिल्डर बनूंगा, और बस वही फोटो मैंने था और फिर उसके बाद मेहनत की। तो जो कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो पहले तो कर्म करना क्या है, किस तरफ हमें प्रयास करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बिना फल की इच्छा किए प्रयास कैसे कर सकता है कोई आदमी, ये संभव ही नहीं है। ये संभव है, ये संभव तब है जब आपके अपने उसूल, अपने नियम, व्यक्तिगत अपना उसूल होना चाहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, मेरा ये उसूल है तो मैं ये करूंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा ये नियम है तो मैं उठूंगा। सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठूंगा, सुबह 11 बजे उठना है तो मैं 11 बजे उठूंगा, ये मेरा नियम है। तो अपना नियम बनाओ, क्योंकि जब आप इस कॉलेज से बाहर निकल जाएंगे तो आपको ना शिक्षक मिलेंगे, ना आपके माता पिता साथ होंगे। आपको अपने नियम जो है, आपने जो अपने बारे में सोचा है, अपने से बात करते हैं, अपने नियम जो बनाए हैं, अपने उसूल जो बनाए हैं, वही आपको गाइड करेंगे और वही तय करते हैं जीवन में कौन आदमी ऊपर जाता है और कौन नीचे जाता है। जब जीवन में समस्या आती है, सबसे कठिन निर्णय तब लेना पड़ता है और तब आपका असली व्यक्तित्व क्या है वो सामने आता है। आप कितने बहादुर हैं, कितने समझदार हैं, कितने डरते हैं, कितना आप में मैच्योरिटी है, ये तब पता चलता है जब आपको निर्णय लेना पड़ता है। और निर्णय मिनटों में लेना होता है, दिनों में नहीं, मिनटों में लेना होता है। तो उस वक्त जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका उसूल है, जो आपने सीखा है, वही चीज काम आती है। ये अभी आप जो कर रहे हैं, ये आप केवल ये मत सोचिएगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये मत सोचना कि केवल किताब में जो पढ़ा है वो पढ़ना है। वो किताब में जो लिखा है वो कई लोग अनुभव, 50 साल का अनुभव लेकर वो किताब लिखी है। वो उस किताब के माध्यम से आप उस आदमी से बात कर रहे हैं। अगर मुंशी प्रेमचंद जी ने 1960 में कोई कविता लिखी है या कोई कहानी लिखी है, उसको आज आप पढ़ते हो, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने उस रात दिया जला के जो कलम से लिखा होगा, वो आज 50 साल बाद, 60 साल बाद आप पढ़ रहे हैं। तो जो भी किताब में पढ़ते हैं उसको आत्मसात करें, उस पर विचार करें कि क्यों लिखा है, क्या लिखा है, किसने लिखा है, इसका उपयोगिता क्या है। जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका पढ़ा हुआ आपको जीवन में काम आएगा। दिन में 1 घंटा पुस्तक अवश्य पढ़ें, चाहे आपकी जो भी इच्छा की पुस्तक हो, अवश्य पढ़ें। क्योंकि जब आप अकेले होंगे, आपको कई समस्याओं का समाधान आज भी जीवन में मुझे केवल पुस्तक पढ़ने से मिलता है। अगर मैं कोई दुविधा में हूं और मैं किताब पढ़ता हूं, तो पढ़ते पढ़ते, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कोई सेल्फ डेवलपमेंट की किताब हो, चाहे वो किसी साइंस की किताब हो, लेकिन उसमें आपको समस्याओं का हल मिलता है। कई बार उपन्यास पढ़ने पे ऐसे किरदार मिलते हैं, साहित्य पढ़ने पे, जो आप ही की तरह सेम समस्या का सामना कर रहे होते हैं। तो आप उनसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे फिर जो समाधान लिखा होता है उससे आप अपना मत लेने में आपको सहायता मिलती है। गुरु अवश्य तलाश कीजिएगा, जो डीएम साहब बोल के गए थे कि गुरु अवश्य तलाश कीजिएगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। और जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी। जब मैं पुलिसिंग में आया था तो मैं तो डॉक्टर था, मुझे तो पुलिस का कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, चाय पिलाई पहले दिन और बोला कि देखो भाई, हर आदमी में अच्छा और बुरा कुछ होता है, तो मुझ में जो अच्छा लगे वो सीख लेना और जो बुरा लगे वो मेरे पास छोड़ के चले जाना। तो जो हम लोगों के बारे में बुराई करते हैं, आप बुराई मत करो, आप उनकी अच्छी बात करो। आप उनकी अच्छी बात करोगे, आपके दिमाग में उनकी अच्छी बात ही रहेगी और वो अच्छी बात आपको जीवन में काम आएगी। कंस्ट्रक्टिव सोचिएगा, सकारात्मक सोचिएगा। भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है, हमें बनाया है, जरूर कुछ काम के लिए बनाया होगा। कोई बेकार नहीं आया दुनिया में, सबका काम है। जब किसी का मकान जलता है तो रास्ते पे पड़ा गंदा पानी भी वो पानी आग बुझाने में काम आता है। जिसको लोग सोचते हैं गंदा पानी है, क्या काम आएगा, अगर वो भी उठा के डाला जाए तो उससे भी किसी के घर की आग बुझती है।
तो बेकार कोई नहीं है इस दुनिया में, सब काम के लोग हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर कि ज्यादातर जो सफल कैंडिडेट्स थे, ज्यादातर क्या मुझे लग रहा है सभी सफल कैंडिडेट्स महिलाएं थी। नारी जो है सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि नारी जीवन की उत्पत्ति करती है। किसी को जीवन देना, लेना तो आसान है, पुरुष केवल जीवन ले सकता है, इसीलिए युद्ध लड़ने आदमी जाते हैं मार काट करने, लेकिन नारी जीवन देती है। ये दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं है, केवल नारी के पास शक्ति है। और ना सिर्फ जीवन देती है, बल्कि सृष्टि की रचना भी वही करती है। पुरुष जो बच्चे हैं वो किस प्रकार के बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, बुरे बच्चे होंगे, संस्कार कैसे होंगे, उसका ज्यादातर जिम्मेदारी जो है नारी पर है, मनुष्य प्रजाति में नहीं। आज चाहे शेर देख लें, शेर के बच्चे भी शेरनी के साथ घूमते हैं, शेर अलग घूमता है। कोई भी आप देख लें, तो ये प्रभु ने सृष्टि की रचना इस प्रकार की। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि हमारी आने वाली जो महिलाएं हैं, जो जनरेशन है, बड़ा अच्छा उनका रोल है, पढ़ने लिखने में रुचि रखती हैं। अच्छे एक घर नहीं, दो घर, पूरा समाज इससे सुधरेगा। पुरुषों की जिम्मेदारी है, जो युवक यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है, अगर आप वाकई में अपने माँ का दूध पिया हो आपने, तो दूसरों के लिए इस दुनिया को, इस समाज को आप सुरक्षित बनाओ। अगर आप सुरक्षा किसी को दे सकते हैं, अभय दान सबसे बड़ा दान होता है। अगर आप किसी के दिल में भय निकाल सकते हैं, उसको कह दें चिंता मत करो, जाओ निश्चिंत रहो, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो इसीलिए अगर आप जहां भी उपस्थित हैं, आपकी मौजूदगी में आपके आसपास के लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व सकारात्मक है, मतलब आप सुरक्षा देने के लायक हैं। और अगर आपकी मौजूदगी से आसपास असुरक्षा की भावना आती है, तो आपके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है, वायरस है उसमें, ठीक करवाइए। दूसरा ये कहना, राघवेंद्र जी की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि जब बच्चा हो जाता है तो नारी की जो सुंदरता है कम होती है, नहीं, उसकी सुंदरता 50 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि क्योंकि उस बच्चे के लिए अब उस मां से ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। जो बच्चा होता है उसके लिए अपनी मां से सुंदर कोई नहीं होता। किसी को कहो कि ऐश्वर्या राय से शादी कर लो, 50 लोग तैयार होंगे, पर किसी को कहो ऐश्वर्या राय को अपनी मां बना लो, एक भी नहीं आएगा, कि नहीं मेरी मम्मी है बेस्ट। तो ये भगवान ने ऐसा ही सिस्टम बनाया है। तो इसीलिए नारियों को एकदम कॉन्फिडेंस से बढ़िया तैयार होके समाज में बाहर जाके अपना किरदार निभाना है। और पुरुषों को ये जिम्मेदारी है कि नारी अपना रोल सही से निभाए। इसके लिए आपको ऐसा माहौल बनाना है, तभी हमारा देश दूसरे देशों के समकक्ष या उनसे अच्छा काम कर पाएगा। यदि हम अपनी आबादी का 50% हिस्सा जो महिलाएं हैं उनको हम उनकी टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी पश्चिमी देशों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बराबरी करते हैं महिला पुरुष की। हम करें ना करें, वो करते हैं। आप देखे होंगे कितने राष्ट्राध्यक्ष हैं जो महिलाएं हैं बाहर, कितने साइंटिस्ट हैं महिलाएं, कितने एक्टर्स हैं। तो इसीलिए ये एक बड़ी चीज है। बाकी मुझे उम्मीद है कि जो संस्था है उसमें ज्ञान के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने एनसीसी का कैंपस देखा, क्योंकि अनुशासन अनुशासन वो ईंधन है जिससे आप जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छुएंगे। क्योंकि रॉकेट में भी जब तक आग नहीं लगती, रॉकेट ऊपर नहीं जाता। तो अनुशासन वो आग है जिससे आपके जीवन में सफलता होगी। जो अपने को नियंत्रित नहीं कर सकता, अनुशासन में नहीं रह सकता, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अपने पे नियंत्रण नहीं है तो आप दूसरे पे क्या नियंत्रण करेंगे। तो इसीलिए अनुशासन में आप जरूर प्रतिभाग करें। और मेरा ख्याल है हर व्यक्ति को एक न एक बार एनसीसी में जरूर जाना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है। और मैं पुनः बधाई दूंगा सुभाष जी को, आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे शहर में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट चलाए हैं। और तकरीबन 8,000 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपके पूरे संस्था में है। तो सुभाष जी, आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की। जो बच्चे आपके यहाँ से पढ़ के जाते हैं आपको आजीवन याद रखते हैं। आज हम भी याद रखते हैं गुरुजी हमारे कौन थे, प्रिंसिपल साहब कौन थे। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है कि आप शिक्षा, सरस्वती, लक्ष्मी अगर आई तो लक्ष्मी किसी भी वक्त जा सकती है।
लेकिन सरस्वती एक बार आई, ले कोई नहीं सकता वापस। तो जब तक कॉलेज में हैं, ज्ञान लूट लें, जितना लूट सकते हो लूट लो, क्योंकि बाहर आपको ये मौका मिलेगा नहीं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, पूरे हमारे हरि इंस्टीट्यूट की टीम को। और जो 21वां है, तो मैं चाहूंगा सुभाष जी 51वां जब हो तब भी आप मुझे याद कीजिएगा, और आपके सुपुत्र होंगे तो हम आएंगे बिल्कुल, और हरिपाल जी से हम आशीर्वाद भी लेंगे। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक बात की गारंटी और है कि